स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अपना स्वपरागण व परपरागण के लिए अनुकूलन या युक्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बारे में अपन ने अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर पढ़ा था कि किसी पादप के अंदर केवल स्वपरागणी हो तो उस पादप में या उस पुष्प में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। इसी प्रकार किसी पादप या पुष्प के अंदर परपरागण हो तो उस पुष्प या पादप में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। तो कुल 3 प्रकार के अनुकूलन या युक्तियां बोल दो या विशेषताएं बोल दो अपन ने स्वपरागण के अंदर पढ़े थे, और 5 प्रकार के अनुकूलन या युक्तियां जो है अपन ने परपरागण में पढ़े थे। अच्छा टॉपिक है ये। इसके बाद में आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक अपना मेन वही चल रहा है, परागण वाला। पहले वीडियो के अंदर अपन ने परागण के प्रकार पढ़े थे, दूसरे वीडियो के अंदर अपन ने परागण के अनुकूलन या युक्तियां पढ़ी थी, और अब ये जो वीडियो है ये भी परागण से संबंधित है, जो इसका नाम है परपरागण की विधियां। यानी परपरागण की कौन कौन सी विधियां हैं, या अपन कह सकते हैं परपरागण के कितने प्रकार है। यानी परागण वाला ही टॉपिक चल रहा है। पूरा चैप्टर का नाम अपना परागण, निषेचन, भ्रूण कोशिका और भ्रूण का परिवर्धन था, तो अभी परागण वाले में चल रहे हैं अपन। तो आज का अपना टॉपिक है परपरागण की विधियां। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि परपरागण का मतलब क्या होता है। परपरागण का मतलब होता है कि किन्हीं 2 पादपों के मध्य परागण की क्रिया होना। एक पादप के पुष्प से निकले हुए परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होते हैं तब उसे परपरागण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, परपरागण के अंदर परागकणों को एक दूरी तय करनी पड़ेगी। उसी पादप पर तो पुष्प है नहीं, दूसरे पादप पर, उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर जाना पड़ेगा। तो ये जो परागकण जो होते हैं वो स्थानांतरित होकर के दूसरे पादप पर जब जाते हैं तो कोई ना कोई माध्यम की जरूरी होती है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं। ऐसे तो परागकण जा नहीं सकते हैं, तो ये माध्यम जो होते हैं ये परागकणों को लेकर के जाते हैं। ये माध्यम जो होते हैं ये माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ये माध्यम जैविक भी हो सकते हैं, ये माध्यम अजैविक भी हो सकते हैं। अजैविक मतलब वायु है, जल है, उनके द्वारा भी ये परागकण स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे जलीय पादपों में जल के माध्यम से चले गए। इसके अलावा अन्य पादप जो होते हैं उनके अंदर हवा के द्वारा उड़ करके चले गए हैं, तो वायु जल अजैविक कारकों में आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैविक कारकों की, तो जैविक कारकों के अंदर जैसे कीट है, पक्षी है, ये सभी जैविक कारकों के अंदर आते हैं। यानी कोई जीवों के द्वारा दूसरे पादप के ऊपर परागकणों का स्थानांतरण होना, तो ये सब कहलाते हैं परपरागण के माध्यम। इन्हीं को ही अपन परपरागण की विधियां बोल सकते हैं। और इन माध्यमों के द्वारा परपरागण के निम्न प्रकार हो सकते हैं। यानी परपरागण के किन किन प्रकार, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं परपरागण के कौन कौन से माध्यम होते हैं। माध्यम से ही परपरागण के प्रकार बन गए हैं। तो मुख्य रूप से परपरागण की विधियां या प्रकार की अपन बात करते हैं, माध्यमों को देखते हुए जैविक और अजैविक दोनों कारकों को शामिल करते हैं, तो परपरागण के अपने पास 5 विधियां हो जाती है या 5 प्रकार हो जाते हैं। नंबर 1 वायु परागण, नंबर 2 जल परागण, नंबर 3 कीट परागण, नंबर 4 पक्षी परागण, और नंबर 5 चमगादड़ परागण। ठीक है, नाम से पता चल रहा है आपको। वायु परागण, वायु के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होना। जल परागण, जल के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होना। कीट परागण, कीटों के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होना। पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होना। और चमगादड़ परागण, चमगादड़ों के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होना। तो नाम से सभी प्रकार के परागण का अपन को परपरागण का पता चल रहा है। अब इनको अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला अपन करते हैं वायु परागण। ठीक है, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा उड़ करके परागकण जब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र, दूसरे पादप पर लगे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के स्थानांतरित होते हैं, तो उसे वायु परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि वायु परागण से आप क्या समझते हैं। इसमें से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे वायु परागण जिन पादपों में होता है उन वायु परागण परागित पादपों में परागकणों की और वर्तिकाग्र की क्या विशेषताएं होती है, यानी क्या खास बात होती है। वायु परागित परागकण जो होते हैं उनमें अनुकूलन कौन से होते हैं या क्या विशेषताएं होती है, और वायु परागित वर्तिकाग्र जो होती है, जो परागकणों को ग्रहण करती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबके अंदर ये क्वेश्चन बनेंगे कि जल परागित परागकणों की क्या विशेषता होती है, या जल परागित पुष्पों की क्या विशेषता होती है। इसी प्रकार से कीट परागित परागकणों की क्या विशेषता होती है, पक्षी परागित पुष्पों की क्या विशेषता होती है। यानी कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके कारण से
ये वायु परागण जो होता है वो सुगम हो जाए या जल परागण जो होता है सुगम हो जाए। तो अपन बात करते हैं वायु परागण की। तो वायु परागित पुष्पों के परागकण जो होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें आपको 4 से 5 बिंदु लिखने हैं। वायु परागित पुष्पों के परागकण जो होते हैं वो छोटे होते हैं। नंबर 2 हल्के होते हैं। नंबर 3 चिकने होते हैं। और नंबर 4 जो होते हैं वो शुष्क होते हैं। और 5वां आप ये दे सकते हो कि संख्या में बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। बात समझ में आई? वायु परागित पुष्पों के परागकण जो होते हैं छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं और संख्या में अधिक उत्पादित होते हैं। इन सब से वायु परागण में क्या फायदा मिल गया? देखो, वायु परागण का मतलब हवा द्वारा उड़ करके परागकण जाएंगे। तो जितने छोटे होंगे उतने ही बाहर में कम होंगे, हल्के होंगे। जितने हल्के होंगे आसानी से उड़ करके जाएंगे। इसके अलावा चिकने होंगे यानी सतह उनकी खुरदरी नहीं होगी तो कहीं पर भी उलझेंगे नहीं, ये पुष्प के विभिन्न भागों में उलझेंगे नहीं। चिकने होंगे आसानी से उड़ के। चिकने और चिपचिपे में दोनों में अंतर ध्यान रखना। कीट परागित पुष्पों के परागकण जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। मैं यहाँ पर चिपचिपा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं चिकना वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बाहर की सतह जो होती है ज्यादा खुरदरी नहीं होती है, चिकने होते हैं, जिसके कारण से वो आसानी से उलझे नहीं और उड़ करके जा सके। चिकने होते हैं, शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं होता है। चिपचिपाहट जो होता है वो कीट परागित पुष्पों के परागकणों में होता है क्योंकि कीटों के शरीर से चिपकना है। इसके अलावा अधिक संख्या में उत्पादित होते हैं क्योंकि वायु द्वारा उड़ करके जाना है उनको। तो बहुत सारे परागकण जो होते हैं वो हवा के अंदर इधर उधर बिखर जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। कुछ परागकणों की संभावना होती है कि वो किसी उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो संख्या में बहुत ज्यादा असंख्य बनते हैं जो हवा के द्वारा उड़ करके किसी न किसी उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो ध्यान में आ गई, ये 5 बिंदु पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि वायु परागित पुष्पों के परागकणों की क्या विशेषताएं होती है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से वर्तिकाग्र की विशेषता पूछ ले कि जहां पर परागकण जाकर के गिरेंगे उस वर्तिकाग्र की क्या विशेषता होती है। तो वायु परागित पुष्पों की वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल या पक्षमाभी होती है। रोमिल या पक्षमाभी का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये वर्तिकाग्र है तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह जो होती है वो इस प्रकार से रोमिल यानी सूक्ष्म रोम जैसी संरचनाएं इसके ऊपर है, इसको पक्षमाभी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब परागकण आएंगे तो परागकण आसानी से इनके अंदर उलझ जाएंगे, मतलब इनको ग्रहण करने के लिए विशेषता है कि उलझ जाएंगे। ऊपर सूक्ष्म रोम जैसी संरचनाएं है तो उलझ जाएंगे। जैसे घास के अंदर, घास के अंदर वायु परागण होता है। घास के अंदर जो वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल या पक्षमाभी होती है। इसी प्रकार से टाइफा जो पादप होता है, टाइफा के अंदर भी वायु परागण होता है। तो टाइफा के अंदर वर्तिकाग्र जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है? वो वर्तिकाग्र जो होती है उस वर्तिकाग्र की संरचना जो होती है वो ब्रश जैसी संरचना की होती है। ब्रश जैसी संरचना या रोमिल संरचना समान सी है, मगर ब्रश जैसी संरचना के अंदर जैसे टूथब्रश होती है तो टूथब्रश में ऊपर सूक्ष्म रोम जैसी संरचनाएं निकली रहती है। तो ब्रश जैसी संरचना इस प्रकार से ब्रश जैसी संरचनाएं टाइफा के अंदर होती है। तो ये वर्तिकाग्र की विशेषता हुई है, या तो ब्रश जैसी या ब्रश बॉर्डर के समान या रोमिल या पक्षमाभी। तो रोमिल या पक्षमाभी तो किसमें कर देंगे? घास में, और ब्रश बॉर्डर कर देंगे अपन टाइफा के अंदर। तो बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन दोनों एक साथ पूछ जाते हैं कि वायु परागित पुष्पों के परागकणों और वर्तिकाग्र की क्या विशेषता होती है। तो विद एग्जाम्पल आप दोनों को दे सकते हो। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल दोनों ही हो गए, घास और टाइफा। घास के अंदर तो वर्तिकाग्र कैसी हो गई है? रोमिल या पक्षमाभी, और टाइफा के अंदर ब्रश बॉर्डर के जैसे। बात समझ में आ गई? ये हुआ पहला अपना वायु परागण। क्लियर? दूसरा अपन पढ़ते हैं जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है उसे जल परागण कहते हैं। ये परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, पता है इस नाम के अंदर ये अर्थ छुपा हुआ है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा है अपवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि सभी जलीय पादपों में परागण की क्रिया जल के द्वारा ही हो। जलीय पादप है, पादप जल में उगे हुए हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि परागण की क्रिया जल द्वारा ही हो। बहुत सारे ऐसे पादप हैं अपवाद स्वरूप जो जलीय होते हुए भी उनमें परागण की क्रिया वायु या कीटों के द्वारा होती है। ये अपवाद जो होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जलीय पादप होते हुए भी परागण की क्रिया वायु और कीट से होती है, ये अपवाद हो जाता है। तो यहां पर मैंने अपवाद लिखा है, जैसे एक पादप का नाम है ओटोमोजिटोन और दूसरा है मीरियोफिलम। ओटोमोजिटोन और मीरियोफिलम पादप जो होता है दोनों जलीय पादप है। जलीय पादप होते हुए भी इनमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। क्यों होती है वायु द्वारा? क्योंकि
पुष्प जो होते हैं वो पादप तो जलीय है, यानी नीचे का पूरा भाग जल के अंदर है, मगर पुष्प बाहर खिलते हैं, यानी जल की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। तो परागण वायु के द्वारा हवा से उड़ करके उस जल के अंदर ही दूसरा पादप लगा है वहां पर चले जाएंगे। तो जलीय पादप होते हुए भी पोटामोजिटोन और मीडियोफिलम में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, जबकि निम्फिया भी एक जलीय पादप है। जलीय पादप होते हुए भी इनमें परागण की क्रिया निम्फिया में कीट के द्वारा होती है, ये ध्यान में रखना है। पोटामोजिटोन और मीडियोफिलम जलीय पादप है, फिर भी परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, और निम्फिया में कीट के द्वारा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपवाद स्वरूप दिए हुए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी सिलेबस जो अगले साल आ रहा है उसके अंदर की बात करते हैं अपन, तो जो जलकुंभी पादप होता है, जलकुंभी एक जलीय पादप है, मगर उसके अंदर भी परागण की क्रिया जो होती है वो कीटों के द्वारा होती है, वो इस सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब जल परागण के अंदर, जल परागण को फिर दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो अधोजल परागण, एक अधिजल परागण। अधो का मतलब क्या होता है, नीचे, और अधि का मतलब होता है ऊपर। तो एक तो परागण की क्रिया बिल्कुल जल के अंदर भीतर डूबे हुए पादप होते हैं, अंदर के अंदर ही होती है, यानी परागकण जल के अंदर ही तैर करके जाते हैं, और एक परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर तैरते हुए होती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार हो गए हैं इसके जल परागण के। अधोजल परागण यानी नीचे, जब परागण की क्रिया जल के भीतर हो, जल के अंदर होती है परागण की क्रिया, तब उसे अधोजल परागण कहते हैं। और अधिजल परागण, जब परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर, यानी जल का जो सतह होती है ऊपरी सतह के ऊपर तैरते हुए परागकण जब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। दोनों में एग्जाम्पल देख सकते हो। अधोजल परागण के अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा नाजास है, जोस्टेरा है। इन दोनों, ये दोनों पादप जो होते हैं जल निमग्न पादप होते हैं, यानी जल में पूर्णतः डूबे रहते हैं, इनके पुष्प भी अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो इन पादपों में अधोजल परागण होता है। और अधिजल परागण, इनके पुष्प जो होते हैं, इन पादप तो पूरा जलीय है, मगर पुष्प सतह के ऊपर आकर के खिलते हैं, तो इनके अंदर परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया के अंदर जल परागण है, मगर अधिजल परागण है। ये आपका हो गया जल परागण। क्लियर। फिर उसके बाद में तीसरा परागण का प्रकार करते हैं अपन कीट परागण। ये इंपॉर्टेंट है भाई। कीट परागण में से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा, अब कीट कौन कौन से, मधुमक्खी है, ततैया है, पतंगा है, ये बहुत सारे कीट होते हैं। जब इन कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं। 80% कीट परागण जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, यानी टोटल कीट परागण जो होता है उनमें सबसे ज्यादा परागण में कौन से कीट शामिल होते हैं, मधुमक्खियों के द्वारा। 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अब कीट परागण में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कीट परागित पुष्पों के परागकणों की और पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। कीट परागित पुष्पों के परागकण की क्या विशेषताएं, देखो पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक नाम बताया था, पोलन किट। पोलन किट परागकणों के चारों तरफ पाया जाने वाला एक तेलीय या चिपचिपी परत जो होती है वो पोलन किट होती है, जिसका निर्माण टेपिटम की कोशिकाएं करती है, जिससे परागकण चिपचिपाहट सहित होते हैं, यानी चारों तरफ चिपचिपाहट होती है, उसको पोलन किट कहते हैं। ये पोलन किट में मैंने आपको बताया था वहां पर भी कि कीट परागण के अंदर काम में आएगा। तो कीट परागित पुष्पों के परागकण पोलन किट युक्त होते हैं, अर्थात ये चिपचिपाहट युक्त होते हैं, यानी चारों तरफ तेलीय परत पाई जाती है जो चिपचिपाहट, वो चिपचिपापन होता है। और ये क्या काम आएगी, इस परत की यानी पोलन कीट की उपस्थिति से ये परागकण जो होते हैं कीटों के शरीर से आसानी से चिपक जाते हैं, और यही कीट जब किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं तो वो परागकण वहां पर जड़ जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। तो कीट परागित पुष्पों के परागकण में पोलन किट होना जरूरी है। पुष्पों की विशेषताएं देखिए अपन, तो कीट परागित पुष्प, कीट क्यों आएंगे, कीट किसी पुष्प के ऊपर आकर्षित क्यों होंगे, देखो क्या क्या कारण होते हैं, पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है। कीट परागित पुष्प जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, उनके ऊपर आकर के बैठते हैं। इसके अलावा मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद को खाने के लिए जो कीट आएंगे, तो आकर्षण का एक कारण मकरंद भी हो गया कि मकरंद होंगे तो मकरंद के कारण आएंगे। इसके अलावा विशेष प्रकार की गंध युक्त होते हैं, गंध किसके कारण होती है, वो पोलन किट जो होता है वो गंध भी देता है, जिसके कारण से पुष्प में से विशेष प्रकार की स्मेल यानी गंध निकलेगी, उस गंध को सूंघते हुए भी कीट इसके ऊपर आएंगे, यानी आकर्षित होते हैं, चमकीले होते हैं, इसके अलावा गंध युक्त होते हैं, विशेष प्रकार के गंध युक्त होते हैं, और परागकणों के चारों तरफ पोलन किट पाया जाता है। ये सभी विशेषताएं जो होती है वो कीट परागित पुष्पों की और परागकणों की होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको, यहाँ से वो कोरिलेशन भी करना आपको, पोलन किट वाला भी, और पुष्पों की विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी है। अधिकांश कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है।
इसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हो, सरसों है, सालविया है, आर्किड है, आख है, इन सब के अंदर परागण जो होता है कीटों के द्वारा होता है, मगर सभी आर्किड नहीं। यहाँ पर मैंने आगे बताऊंगा, नोट डाल कर लिखा है, कुछ आर्किड के अंदर कि परागण जो होता है वो घोंघों के द्वारा भी होता है, स्नेल जो होते हैं घोंघे, उनके द्वारा भी होता है, मगर अधिकांश आर्किड में कीट परागण होता है। तो सरसों, सालविया, आर्किड और आख, इनके अंदर कीट परागण की क्रिया होती है। क्लियर? उसके बाद में अगला परागण का प्रकार करते हैं अपन पक्षी परागण। जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है, कौन कौन से पक्षी हैं जो परागण में भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत सारे पक्षी, जैसे गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड बोलते हैं जिसे अपन, छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी है, शक्करखोरा है, नेक्टेरिना है, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं, यानी पुष्पों के ऊपर आकर के बैठते हैं और फिर पुष्पों से मकरंद को चूसते हैं और उसी समय पर परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं और यही पक्षी जब दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठते हैं तो परागण की क्रिया हो जाती है। तो पक्षियों के नाम पूछ ले तो 3 पक्षियों के नाम अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, गुंजन पक्षी, शक्करखोरा और नेक्टेरिना। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि पक्षी परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं होती है। देखो परागकणों की विशेषताएं तो वही हो गई है जो कीट परागण में है, क्योंकि परागकण कीटों के शरीर से भी चिपकते हैं और परागकण पक्षियों के शरीर से भी चिपकते हैं, मगर पुष्पों की क्या विशेषता हो गई है। देखो कीट जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो कीट परागित पुष्प भी छोटे ही होते हैं, मगर पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं वो पुष्प जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। जिन बहुत सारे उष्ण कटिबंधीय पादप ऐसे होते हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण होता है, तो पुष्प जो होते हैं बड़े होते हैं और उन पुष्पों की संरचना इस प्रकार से होती है कि पक्षियों की जो चोंच जो होती है वो चोंच उनकी पुष्पों के अंदर तक, यानी एक पैलेनुमा या कुंभ आकार संरचना होती है, जिसके कारण से वो पक्षी जो होते हैं अपनी चोंच से पुष्प के अंदर चोंच को देते हैं और मकरंद को चूसते हैं। तो पुष्प की संरचना प्यालेनुमा या कुंभाकार या नलिकाकार होती है कि नली सी बन जाती है और उस नली के अंदर वो अपनी चोंच को अंदर देते हैं और मकरंद को चूसते हैं। ठीक है, तो पुष्पों की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहली बात तो पुष्प बड़े होते हैं, मकरंद युक्त, क्योंकि पक्षी आएंगे क्यों, आकर्षक होंगे तब आएंगे। इसके अलावा मेन चीज वो खाने के लिए आएंगे, अपने भोजन के लिए, वो मकरंद को चूसते हैं, तो मकरंद युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं। इसके अलावा उनकी आकारिकी संरचना, पुष्पों की आकारिकी संरचना जो होती है वो किस किस प्रकार से होती है। जैसे तंबाकू है, तंबाकू में परागण जो होता है मुख्य रूप से पक्षियों के द्वारा होता है। इनमें पुष्पों की संरचना नलिकाकार होती है, यानी पुष्प जो होते हैं नलिकाकार होते हैं, जिससे पक्षी आकर के बैठेंगे तो अपनी चोंच के द्वारा उस नलिका रूपी संरचना में चोंच देंगे और मकरंद को चूसेंगे। तंबाकू में नलिकाकार। बोतल ब्रश एक पादप का नाम है, उसके अंदर पुष्प जो होते हैं वो पैलेनुमा होते हैं। इसके अलावा एरिकेसी कुल का नाम है, इस कुल के जितने भी पादप होते हैं उनके अंदर पुष्प जो होते हैं वो कुंभाकार, घड़े की जैसी संरचना की कुंभाकार संरचना के अंदर होते हैं। इन सभी संरचनाओं से आपको अनुमान ये लग रहा है कि पक्षियों के लिए अनुकूलन है। इनके अंदर पक्षी जो होते हैं वो अपनी चोंच को आसानी से इनके अंदर दे सकते हैं और मकरंद को आसानी से चूस सकते हैं इसमें से। तो ये इसके अंदर एग्जाम्पल हो गए, तंबाकू, बोतल ब्रश, एरिकेसी कुल के पादप और इनके पुष्पों की ये विशेषताएं होती है। इसके अलावा सामान्य विशेषताएं अपन दे सकते हैं, पुष्प बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेमल है, बिग्नोनिया है, पलास है, ये कुछ अन्य पादप भी हैं जिनके अंदर भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है। पक्षियों के नाम पूछ ले आपसे तो गुंजन पक्षी, शक्करखोरा और नेक्टेरिना, ये पक्षी हो गए हैं। क्लियर, ये हो गया अपना चौथा परागण, पक्षी परागण। अब अपन आते हैं पांचवें परागण के अंदर, परागण की विधियों में चमगादड़ परागण। देखो बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागण चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ अपन को पता है पक्षी नहीं है, उड़ता है मगर पक्षी नहीं है, ये एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ जो होता है वो मेमल्स है, स्तनधारी प्राणी है और जो रात्रिचर प्राणी है, रात्रि के समय पर उड़ता है और अपने भोजन की तलाश के अंदर पुष्पों के ऊपर आकर के बैठता है। तो ऐसे पादप जिनके पुष्प जो होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं, उन पादपों में परागण की क्रिया जो होती है वो चमगादड़ के द्वारा होती है। अच्छा क्वेश्चन बन गया कि ऐसे पादप जिनमें पुष्प जो होते हैं रात्रि के समय पर खिलते हैं, उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, चमगादड़ के द्वारा होती है, क्योंकि चमगादड़ खुद एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है। तो चमगादड़ के द्वारा परागण वाला ये अच्छा क्वेश्चन ये बनाकर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब कौन कौन से पादप होते हैं जिनके पुष्प रात्रि के अंदर खिलते हैं, जैसे कदम्ब है, कचनार है, बालम खोरा है, गोरख इमली है,
ये 4 अपने सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं। कदम्ब, कचनार, बालमखोरा, गोरख इमली, ये ऐसे पादप हैं जिनके पुष्प रात्रि के समय पर खिलते हैं, इसलिए इनमें परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है। क्लियर? ये हो गया अपना 5वां पर परागण की विधियां या प्रकार। ये 5 प्रकार की अपने पर परागण की विधियां हैं। मेरे को उम्मीद है पूरी ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ये अब नोट डाल करके अलग से चीज आपको एक बताई है मैंने कि यहाँ पर सभी पादपों के एग्जाम्पल्स अपन ने कर दिए पर परागण में, मगर अपवाद स्वरूप हम बात करते हैं। देखो कुछ सरफ वृक्ष और कुछ आर्किड, सरफ वृक्ष पादप का एग्जाम्पल है सरफ वृक्ष, और कुछ आर्किड ऐसे होते हैं जिनमें घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। किसके द्वारा? स्नेल या घोंघों के द्वारा। जबकि गुलमोहर पादप, गुलमोहर और सेमल के अंदर गिलहरी के द्वारा परागण होता है। ये अलग से लिखना है, गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा, जबकि सरफ वृक्ष और कुछ आर्किड में घोंघों के द्वारा भी पर परागण की क्रिया होती है। तो ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, पर परागण की विधियां। ठीक है, वीडियो को ध्यान से 2 बार सुन लेना। अच्छे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैंने आपको डिटेल से यहाँ पर बताए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।